नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। सीएम केसीआर ने सद्दुला बतुकम्मा पर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने देवी दुर्गा से राज्य पर कृपा दृष्टि व समृद्ध बनाए रखने की कामना की। 9 दिनों तक चलने वाले बतुकम्मा उत्सव के दौरान गांवों और शहरों में महिलाओं और युवतियों के बतुकम्मा खेल के साथ समूचा माहौल सांस्कृतिक बन गया। इस पर सीएम केसीआर ने कहा कि बतुकम्मा उत्सव बड़े पैमाने पर मनाने को लेकर तेलंगाना सरकार द्वारा उठाए गए कदम सफल साबित हुए। इस सफलता पर केसीआर ने सभी लोगों को बतुकम्मा पर बधाई दी। वहीं सभी ने अनुरोध किया है कि दशहरा भी शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि देश में कोई भी केसीआर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। केसीआर राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी को हराने की शेखी बघार रहे हैं। मंत्री ने शिकायत भरे शब्दों में कहा है कि कल्वकुंटला परिवार दिन में सपने देख रहा है। नई पार्टी बनाकर केसीआर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हैदराबाद जिले के नेताओं ने तेलंगाना भवन में केसीआर से मुलाकात की। इस बैठक में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली विधायक और एमएलसी ने भाग लिया। नई पार्टी की घोषणा होते ही टीआरएस नेताओं ने हैदराबाद के सभी डिवीजनों में पटाखे फोड़कर व मिठाई बांटकर जश्न मनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने नलकुंटा में फीवर अस्पताल के ऑन व्हील्स मोबाइल एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। किशन रेड्डी ने कहा है कि इस एम्बुलेंस में ईसीजी, एक्सरे और रक्त परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। यह एम्बुलेंस उनके अपने फाउंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा दान में दी गई है और इसकी सेवाओं का किशन रेड्डी द्वारा शुभारंभ किया गया। సార్ ఒకసారి జరగండి మీకు 100 ఫోటోలైనా అవసరమే, మాకు వీడియో కావాలి. మరి వీడియో కావాలన్న మాకు प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 11 तारीख को हैदराबाद आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी शहर में होने वाले UNWGIC सम्मेलन में शामिल होंगे। UNWGIC की बैठक इस महीने की 10 से 14 तारीख तक हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। हालांकि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही 120 देशों के करीब 2000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। केसीआर की नेशनल पार्टी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद आएंगे। हैदराबाद व सिकंदराबाद में ट्रैफिक के नए नियम लागू हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक द्वारा स्टॉप लाइन पार करने पर जुर्माना वसूलेंगे। आज से ट्रैफिक सिग्नल पर स्टॉप लाइन पार करने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वाहन चालक फ्री लेफ्ट में बाधा डालते हैं तो 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। फुटपाथ पर अगर दुकानदार अतिक्रमण कर लेते हैं तो उनकी जेब खाली होना तय है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अगर पैदल चलने वालों को रोकने के लिए वाहन रुकते हैं तो उन पर 600 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों को चेतावनी दी जाती है कि जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन चालकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नियमों का पालन करें और पुलिस को सहयोग करें। हैदराबाद में सड़कों पर वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके चलते मुख्य मार्गों पर सड़कों पर जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ता भी कोविड के बाद अपने स्वयं के वाहनों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन निम्न और मध्यम वर्ग के लोग भी हैं जो खुद के वाहन खरीद रहे हैं। नतीजा ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक शहर में रोजाना 80 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। रंगारेड्डी जिला मोइनाबाद मंडल में हिमायतनगर के स्वामी नारायण गुरुकुल स्कूल में रजत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। स्वामी नारायण गुरुकुल रजत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस NV रमना और त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी उपस्थित रहे। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य में सभी का मन मोह लिया। उज्जवल भविष्य के लिए जस्टिस NV रमना और चिन्ना जीयर स्वामी ने छात्रों को प्रेरित किया। This institution has contributed to nation building by way of imparting quality education to many children. I congratulate the founders, teachers, well-wishers and the students of this institution on this occasion of
Silver Jubilee celebrations. I am happy to note today a cricket stadium was also inaugurated on this occasion, which will help in the all-round development of the students. पूज्य श्री देव कृष्ण स्वामी जी और देव प्रसाद स्वामी जी स्कूल स्थापना के लिए एक दृढ़ संकल्प लेकर, यद्यपि बहुत सारे लोग इसको विरुद्ध करते थे उस समय में, जो शुरू समय में, बट दे रेसिस्टेड सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड मेड ए वंडरफुल इनिशिएटिव टू स्टार्ट द Gurukuls, and now they are spreading their wings across the country and across the world as well to make man a real responsible one for the world. एलबी स्टेडियम में सद्दुल्ला बतकुमा समारोह के दौरान दोपहर से शहर में यातायात प्रतिबंध जारी कर दिया गया है। पुलिस ने पाबंदियों के दौरान निजाम कॉलेज, बशीरबाग चौराहा, कंट्रोल रूम, आरबीआई लकड़ी का पुल, अंबेडकर प्रतिमा और तेलुगु तल्ली चौराहों की ओर न जाने की सलाह दी गई है। पुलिस ने बताया कि एलबी स्टेडियम में समारोह में आने वालों के वाहनों के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि SCERT कार्यालय में VIP और अधिकारियों और मीडिया वाहनों के लिए एलबी स्टेडियम टेनिस ग्राउंड उपलब्ध किया गया है। दर्शकों को स्टेडियम में लाने वाली बसों को बुद्ध भवन के पीछे खड़ा करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा निजाम स्टेडियम के मैदान में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेडचल जिला जवाहर नगर के लोगों को डंपिंग यार्ड की समस्या से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि GHMC के अधिकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिए गए फैसलों को हल करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि डंपिंग यार्ड लोगों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। GHMC पहले ही 146 करोड़ रुपए की लागत से डंपिंग यार्ड में 120 लाख टन कचरे को मिट्टी से ढक चुकी है। आसपास के तालाबों की मिट्टी को कूड़े के ढेर पर डाला गया और प्लास्टिक की थैलियों की परतें बिछा दी गई। इधर उधर प्लास्टिक के ढक्कनों में पतले छेद किए गए और अंदर पैदा होने वाली खतरनाक गैसों को इकट्ठा करने के लिए पाइपलाइनें बनाई गई। प्लास्टिक की थैलियों पर मिट्टी डालकर हरियाली का विकास किया गया। पिछले साल NGT ने चिंता व्यक्त की थी कि कैंपिंग से पर्यावरण को नुकसान होगा। इसने फैसला सुनाया है कि कचरे के ढेर की समस्या को बायो माइनिंग विधि से तुरंत हल किया जाना चाहिए और क्षेत्र को प्रदूषकों से बचाया जाना चाहिए। GHMC के अधिकारियों ने कहा है कि इसमें काफी पैसा खर्च होगा और वे इसे वहन नहीं कर सकते। धन की समस्या ने IIT मुंबई के वैज्ञानिकों को भी प्रभावित किया, जो एक व्यापक अध्ययन करने और बायोमाइनिंग के लाभों की गणना करने के लिए आगे आई। IIT मुंबई को ठोस कचरा प्रबंधन का अच्छा अनुभव है। मुंबई में हर दिन 9000 टन से अधिक कचरा पैदा होता है और नगर निगम के अधिकारी इसे 2 क्षेत्रों में खुलेआम फेंक देते हैं। आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है। IIT मुंबई के वैज्ञानिकों की टीम ने वहां जीवन चक्र का आंकलन किया। हालांकि पर्यावरण पर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालकर कई सुझाव दिए गए हैं कि जीवित तंत्र को नष्ट करने वाली गैसें निकल रही है। GHMC ने हाल ही में मुंबई की तर्ज पर जवाहर नगर डंपिंग यार्ड में IIT मुंबई के वैज्ञानिकों के साथ एक अध्ययन करने और NGT के फैसले के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने का निर्णय लिया। अधिकारियों का कहना है कि वहां के विशेषज्ञों ने 2 करोड़ रुपए की फीस मांगी है और वहां उस राशि का भुगतान करने पर विचार कर रहे हैं। देरी की आलोचना हो रही है। नलगोंडा जिले के मुनुगोड विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अधिसूचना में कहा है कि उपचुनाव के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा। चुनाव की अधिसूचना इसी महीने की 7 तारीख को जारी की जाएगी। जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस महीने की 14 तारीख को समाप्त हो जाएगी। जहां 15 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, वहीं 17 तारीख तक नामांकन वापस लेने की समय सीमा दी गई है। चुनाव के लिए जहां 3 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। कोमटी रेड्डी इस सीट से विधायक के रूप में चुनाव जीता था। उनके इस्तीफे के बाद उपचुनाव अपरिहा हो गया है। इस बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश भर के 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर रही है। इसमें राज्य में मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होगा।
तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने घोषणा की है कि एससी, एसटी और बीसी उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक और कम किए जाएंगे। TSLPRB के अध्यक्ष VV श्रीनिवास राव ने आरक्षण के नियम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक कम करने का आदेश जारी किया है। नियम के अनुसार ओसी उम्मीदवार जो 30% अंक सुरक्षित करते हैं वे आगे की परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। अगर आप बीसी के लिए 25% और एससी एसटी के लिए 20% अंक प्राप्त करते हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इस बीच पुलिस भर्ती बोर्ड ने 554 SSI, 15,644 कांस्टेबल, 63 परिवहन और 614 निषेध और आबकारी कांस्टेबल पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की। प्रारंभ में इन परीक्षाओं में कट ऑफ अंकों के लिए एक स्लैब प्रणाली की घोषणा की गई थी। इस बार स्लैब सिस्टम लागू होने के साथ ही एससी और एसटी उम्मीदवारों ने ओसी और बीसी के लिए कट ऑफ को 30% तक कम करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार पर दबाव डाला गया कि स्लैब सिस्टम के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। इसके साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने रविवार को पूरक अधिसूचना जारी की। इस निर्णय के कारण लगभग 2 लाख बीसी, एससी, एसटी उम्मीदवारों के अगले आयोजनों के लिए अर्हता प्राप्त करने की संभावना है। आत्म मलयाली सेवा समिति के तत्वावधान में बोयिनपल्ली के MMR गार्डन में ओणम समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से ओणम समारोह का आयोजन नहीं हो सका। इस बार ओणम समारोह में बड़ी संख्या में मलयाली शामिल हुए। ओणम समारोह के दौरान भगवान बलि के आह्वान, ओणम रंगवल्लम पारंपरिक पोशाक में भगवान बलि का स्वागत और विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों का मनोरंजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मलयालम अभिनेता दिनेश पड्डीकर मौजूद थे। आत्मा निर्देशक के राजन और विल नेस्ट के CEO ने भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया। हैदराबाद शहर में वे इस बात से खुश थे कि स्थापित मलयाली ने एक ही मंच बना लिया। आत्म मलयाली सेवा समिति के अध्यक्ष CG चंद्रमोहन, अध्यक्ष BN अजय कुमार, अध्यक्ष महासचिव के राजेश, कोषाध्यक्ष मैथ्यू, सलाहकार UK नायर और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री अजय कुमार, जनरल सेक्रेटरी श्री राजेश, श्री अनूप, श्री राजन, श्री नायर, श्री सुंदरेशन and श्री मैथ्यू വളരെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ മുമ്പിലും പുറകിലായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെന്നറിയാം. പിന്നെ കൂടാതെ ആത്മയിലെ हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम के निजी अस्पताल के सामने मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों व प्रबंधन की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई है। उन्होंने कहा है कि इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूल कर आखिरकार मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया। पिछले 19 तारीख को जय किशन नाम के शख्स को सांस लेने में तकलीफ होने पर पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया। 15 दिनों तक इलाज करने वाले जय किशन की रात में मौत हो गई। इससे मृतक के परिजन अस्पताल में आक्रोशित हो गए। कुछ ने अस्पताल में जाकर शीशे और कुर्सियों की तोड़फोड़ की। आरोप लगाया गया कि उन्होंने 15 दिनों में यह कहकर 16 लाख रुपए जमा करवा लिए कि उनकी जान को कोई नुकसान नहीं होगा और आखिरकार पल्ला झाड़ दिया। हैदराबाद में एक बार फिर भारी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। रचकुंडा पुलिस ने DCM में गांजे की अवैध तस्करी करने वालों को पकड़ा है। LB नगर SOT पुलिस ने ओडिशा के मलकानगिरी से मुंबई गांजा ले जा रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के पास से 900 किलो गांजा जब्त किया गया है। कहा गया है कि बरामद गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। आरोपियों के पास से DCM और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। 900 kg ganja. Each packet adi 2 kg packets adi etla 450 packets ఉన్నాయి మొత్తం 900 kg ganja. केंद्र सरकार के नए नियमों और कर्ज पर पाबंदियों के बीच वित्त वर्ष का आधा समय बीत चुका है। गैर बजटीय ऋण पर आपत्तियों के साथ केंद्र ने FRMB ऋण राशि में कटौती की। उस प्रभाव के कारण राज्य सरकार की वित्तीय योजना में परिवर्तन अनिवार्य नहीं है। सरकार वैकल्पिक माध्यमों से राजस्व जुटाने की कवायद जारी रखे हुए है।
वर्तमान में वित्तीय वर्ष की पहली 6 माही समाप्त हो गई है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,56,958 करोड़ के खर्च के साथ एक बड़ा बजट पेश किया है। कर आय 1,26,606 करोड़ अनुमानित है। कुल राजस्व आय 1,53,029 करोड़ अनुमानित है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए FRBM के तहत कर्ज के जरिए 55,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है, लेकिन कर्ज के मामले में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए नियम और पाबंदियां सरकार के लिए नए परेशानियों का सबब बन गया है। केंद्र ने कहा कि निगमों द्वारा लिए गए ऋण चुकौती को बजट में शामिल किया जाएगा और FRBM के तहत विचार किया जाएगा। 2 महीने के पत्राचार के बाद जून में राज्य सरकार को कर्ज लेने की अनुमति दी गई। ऋण सीमा में केंद्रीय कटौती और निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की अस्वीकृति के कारण सरकार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके चलते कर्मचारियों के वेतन व अन्य भुगतान में देरी हो रही है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमें प्राप्त कर आय से करना पड़ा है। राज्य सरकार ने केंद्रीय मानदंडों पर और प्रतिबंधों के साथ धन जुटाने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया है। सरकार कर संग्रह प्रणाली को मजबूत करने, ODS के कार्यान्वयन, बेकार भूमि की बिक्री, राजीव के घर की बिक्री, विभिन्न शुल्क में वृद्धि आदि सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के तरीकों की तलाश जारी रखती है। इसके विपरीत सरकार को कुछ आय हुई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार राज्य सरकार ने अगस्त तक 61,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है, जिसमें से कर राजस्व 49,000 करोड़ रुपए है। गैर कर आय के माध्यम से 7,839 करोड़ और अनुदान के रूप से 4,011 करोड़ प्राप्त किया। 18,000 करोड़ रुपयों तक का कर्ज लिया। 5 माह में 82 करोड़ की वसूली। बजट में प्रस्तावित कुल राजस्व का 32% सितंबर में 10,000 करोड़ से अधिक कर राजस्व एकत्र किया गया। उस महीने सरकार ने केंद्र से 3,500 करोड़ रुपए उधार लिए थे। अनुमान है कि साल के अंत तक जमा हुआ राशि 95,000 करोड़ को पार कर जाएगी। सरकार द्वारा अगस्त तक किया गया कुल खर्च 72,625 करोड़ रुपए है। यह बजट अनुमान का 33% है। कहा जा रहा है कि सितंबर में खर्च कम से कम 15,000 करोड़ रुपए रहा होगा। पहले 6 माह में 90,000 करोड़ रुपए तक का खर्च होने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी वित्तीय 6 माही अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। जितना हो सके कर राजस्व को बढ़ाने और गैर कर राजस्व को भी बढ़ाने की जरूरत है। सरकार यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करती है कि ऋण चुकौती प्रणाली में बदलाव करके निगमों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। देखते हैं यह कितना संभव है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हैदराबाद के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कल से 3 दिनों तक हैदराबाद समेत कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि एपी में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बने सतह परिसंचरण के अलावा बंगाल की उत्तर पूर्व खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक और परिसंचरण बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर देश भर में हो रही बारिश लोगों को बेहाल कर रही है। कर्नाटक में हाल ही में हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश ने कहर बरपा रखा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के कारण हुए भूस्खलन से दसियों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच चेन्नई मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एपी के तटीय क्षेत्रों में बने सतह परिसंचरण के प्रभाव के कारण आज तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच के दौरान हड़कंप मचा। टीम इंडिया जब बैटिंग कर रही थी तभी एक सांप मैदान में घुस गया। दक्षिण अफ्रीका के फील्डिंग खिलाड़ियों ने सांप को देखा। बल्लेबाजी कर रहे KL राहुल को भी सांप दिखाई दिया। बाद में एम्पायरों को इसकी सूचना दी गई। मैदान पर सांप होने की जानकारी मिलते ही ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उपयुक्त उपकरण के साथ मैदान में उतरे। उन्होंने सांप को चतुराई से पकड़ लिया। इस दौरान सभी मीडिया पर सांप के मैच के दौरान मैदान पर आने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहे सिटी विजन लाइव।